गुड इवनिंग आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज में हम लगातार एक के बाद एक चैप्टर पे बात कर रहे थे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो पूर्वी मैदान को ही हम आगे बढ़ाएंगे। जो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पूर्वी मैदान के दो भाग विशेष रूप से पढ़े थे, एक हमने माही का मैदान पढ़ा था और दूसरा हमने बनास बाणगंगा के मैदान के बारे में बात की थी। तो आज जो हमारे पास पूर्वी मैदान का बचा हुआ भाग जो है, जिसको हम चंबल का मैदान बोलते हैं, कहने का मतलब चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिन जिन क्षेत्रों से है वहां से बनने वाले मैदान जो है, चंबल के द्वारा बनाए जाने वाले जो मैदान है उनको अपने चंबल मैदानी प्रदेश के रूप में मानते हैं। तो पहले भी मैंने बताया था, राजस्थान का जो अरावली के पूर्व में फैला हुआ जो प्रदेश है, जो मैदानी भाग है, उसको सम्मिलित रूप से हम पूर्वी मैदान बोल रहे हैं। और इस पूर्वी मैदान का निर्माण राजस्थान के साथ साथ अरावली से निकलने वाली नदियां, मैं कहूं तो कुछ नदियां जिन्होंने अरावली से निकलकर इस मैदान का निर्माण किया है, और कुछ ऐसी नदियां भी है जो राजस्थान में बाहर से निकलकर आती है। कहने का मतलब विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला से निकलती। तो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होकर भी कुछ नदियां राजस्थान में बहती है, और उन नदियों में एक नदी सबसे मुख्य नदी के रूप में हमारे पास रहती है, चंबल नदी। तो चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान जो है, ये एक तरीके से विंध्याचल पर्वतमाला की नदी के रूप में जानी जाती है। बाकी जो हमने बनास और बाणगंगा नदियों के मैदान की बात की थी, वो नदियां जो है वो राजस्थान की अरावली से निकलने वाली नदियां हैं। तो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण अरावली और विंध्याचल, इन दोनों से निकलने वाली नदियों के द्वारा किया गया। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण केवल अरावली की नदियों ने किया है, तो ये बात भी सत्य नहीं है। अरावली के साथ साथ विंध्याचल की जो नदियां हैं, जिसमें चंबल मुख्य नदी के रूप में और एक हमारे पास माही मुख्य नदी के रूप में, ये दोनों ही विंध्याचल मध्य प्रदेश वाले एरिया से निकलकर आने वाली नदियां हैं। तो विंध्याचल प्लस अरावली, इन दोनों के बीच की जो खाई थी या बीच का जो भाग था, उसी को नदियों ने ला ला के मिट्टियां जो है उनसे भरा है, और उसी से ये पूर्वी मैदान हमारा निर्मित हुआ है। तो अब अपने बात कर लेते हैं इसका जो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, चंबल के मैदानी प्रदेश के रूप में। तो देखिए, चंबल नदी की अगर अपने बात करें पहले राजस्थान में, तो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र हमारा कौन सा रहता है? तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से बहती हुई 6 डिस्ट्रिक्ट्स को पार करती है। सबसे पहले इस नदी की जो एंट्री होती है राजस्थान में, वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहती है। चित्तौड़गढ़ का वो भाग जिसको हम भैंसरोडगढ़ के नाम से जानते हैं, उसके पास वाले एरिया से चंबल राजस्थान में एंटर करती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ वाले पार्ट से। इससे ठीक आगे ये नदी बाद में बूंदी, कोटा, इसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से बहती हुई राजस्थान से बाहर निकलती और जाके डायरेक्ट यमुना के अंदर अपना जल डालती। यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है चंबल नदी। तो अब जो चंबल नदी है, जिसका प्रवाह राजस्थान के मुख्य रूप से 6 जिलों से रहता है, तो इस प्रदेश में चंबल नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, उसी मैदानी प्रदेश को हम बोलते हैं चंबल के मैदान के नाम से। अब ये जो मैदानी प्रदेश है हमारा, ये मुख्य रूप से हम 2 भागों के अंदर इसको विभाजित करके इसकी स्टडी करेंगे, 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट हमारे पास वो रहेगा जो हाड़ौती प्रदेश के रूप में इसका भाग रहेगा। ये भाग जो है, ये ऐसे मान लो आपकी अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। तो ये चंबल का अर्धचंद्राकार मैदानी प्रदेश है हमारे पास। और इसका दूसरा जो भाग है ये हमारे पास, ये एक तरीके से चंबल नदी के द्वारा अपरदन की क्रिया से बनने वाले गहरे खड्डे, जिनको हम बीहड़ की संज्ञा देते हैं, बीहड़ की, रेवाइंस की संज्ञा देते हैं, जिनको हम भौगोलिक भाषा में इनको हम कंदरा की संज्ञा दे सकते हैं, कंदरा। तो ये एक तरीके से कंदरा या बीहड़ का जो क्षेत्र होता है, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो चंबल का जो मैदान है वो हमारे पास 2 भागों के अंदर हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। एक उसका हाड़ौती वाले क्षेत्र में मिलने वाला मैदानी प्रदेश है, जो मुख्य रूप से बूंदी, कोटा और इसके साथ लगने वाली जो सहायक नदियां हैं, बारां, झालावाड़, उनके अंदर भी ये मैदानी प्रदेश निर्मित है। लेकिन मुख्य रूप से इसका जो विस्तार मिलता है चंबल नदी वाले का, वो बूंदी और कोटा वाले एरिया में मिलता है। बाकी चंबल की सहायक नदियां भी बहुत सारी, परवन है, पार्वती है, आहू है, काली सिंध है, इन नदियों द्वारा भी इस एरिया में मैदान बनाया जाता है। तो कुल मिला के हाड़ौती के जो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, हाड़ौती के 4 डिस्ट्रिक्ट कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इनमें फैला हुआ ये जो अर्धचंद्राकार आकृति में मैदानी प्रदेश है, ये अपेक्षाकृत कुछ उपजाऊ क्षेत्र है हमारे पास चंबल का। ये मैदानी प्रदेश जो है ये अपने उपजाऊपन के लिए जाना जाता है। तो यहां चंबल नदी जो है वो पठारी प्रदेश की काली मृदा के अंदर से बहती है। तो काली मृदा से बना हुआ मैदान है ये, कहने का मतलब इस पठार के ऊपर से जब ये नदी बहती है चंबल नदी, तो इसकी जो मिट्टी होती है उसके अंदर भी
पठारी प्रदेश की काली मिट्टी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ मोस्टली जो काली मिट्टी है वो पूर्णतः काली मिट्टी तो नहीं मिलती है, लेकिन हल्की काली मिट्टी प्रकार की मृदा यहाँ मिलती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है वो भी इसके अंदर मिक्स है, वो भी इसमें मिश्रित है। तो जलोढ़ मिट्टी का रंग और काली मिट्टी का रंग ये दोनों मिक्स अवस्था में मिलते हैं, यहाँ पर मिश्रित अवस्था में मिलते हैं, इसलिए इसको हल्की काली मृदा वाला क्षेत्र हम बोल सकते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारे पास अर्धचंद्राकार मैदानी प्रदेश वाला, ये उपजाऊपन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो इस एरिया से कपास का उत्पादन, मसालों का उत्पादन, दालों का उत्पादन, इन सब चीजों के लिए ये एरिया जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब इसका दूसरा एक ऐसा भाग रहता है जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाले क्षेत्र में विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है, जहां चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन उत्पन्न किया जाता है। अवनालिका अपर्दन, देखो बहता हुआ जो जल होता है वो दो प्रकार से अपर्दन उत्पन्न करता है। जब भी पानी फ्लो करता है, बहता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला अपर्दन दो टाइप का होता है हमारे पास। एक तो होता है लंबवत अपर्दन, लंबवत का मतलब जो खड़ा गहरा खड्डा बनाने वाला अपर्दन होता है, और एक होता है सतह के साथ होने वाला अपर्दन जिसको हम क्षैतिज अपर्दन बोलते हैं। तो ये जो अवनालिका अपर्दन होता है ये नदी के द्वारा गहरे खड्डे बनाकर लंबवत रूप से किया जाने वाला अपर्दन होता है। तो चंबल जो नदी है वो अपने अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। कहने का मतलब ये नदी जो है वो जब पठारी क्षेत्र में बहकर नीचे गिरती है तो गहरे खड्डों का निर्माण करती है, और वो गहरे खड्डे जो हैं वो अपर्दन की क्रिया से बनते हैं, लंबवत अपर्दन से। ऐसे जो खड्डे होते हैं उनको हम बीहड़ क्षेत्र की संज्ञा देते हैं, या उनको हम बीहड़ की संज्ञा देते हैं। और ये गहरे खड्डे इतने हैं कि ये लगभग 60 मीटर तक की गहराई वाले खड्डे रहते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए, जिस क्षेत्र में गहरे गहरे 60 मीटर खड्डे हों वो एरिया कृषि या औद्योगिक रूप से तो बिल्कुल विकसित नहीं हो सकता है। तो ऐसा जो एरिया है हमारे पास, ये बीहड़ वाला जो एरिया है, ये पूरी तरीके से अनुपजाऊ सा क्षेत्र है, ना तो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है, न ही औद्योगिक या परिवहन संचार की दृष्टि से उपजाऊ है। इसलिए ऐसी जो भूमि होती है जो बीहड़ युक्त होती है, उस भूमि को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उस भूमि को हम उत्खात भूमि बोलते हैं। उत्खात भूमि हिंदी में, तो इंग्लिश में हम इसको नाम देते हैं बैडलैंड का, बैडलैंड। तो ये बैडलैंड भूमि है हमारे पास, या ये हमारी क्या है, उत्खात भूमि है। और उत्खात भूमि में ऐसा जो मैदान बनता है जो उबड़ खाबड़ होता है या गहरे खड्डों वाला होता है, उस मैदान को भी हम एक नाम देते हैं उर्मिल मैदान। उर्मिल मैदान, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक दो बार ऐसा क्वेश्चन ये पूछा गया है आरपीएससी के पेपर्स में। राजस्थान में उर्मिल मैदानों वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उर्मिल मैदान, बैडलैंड मैदान, उत्खात भूमि वाला क्षेत्र, बीहड़ वाला क्षेत्र, कंदरा वाला क्षेत्र, ये सारे एक ही क्षेत्र के नाम है जो चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन करके गहरे खड्डों का निर्माण किया जाता है। उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, बीहड़ की संज्ञा देते हैं। तो बीहड़ को अगर ओवरऑल अपने एरिया वाइज देखें बीहड़, तो सबसे ज्यादा बीहड़ हमें दिखाई देते हैं सवाई माधोपुर में। संख्या की दृष्टि से मैक्सिमम जो बीहड़ दिखाई देते हैं हमें, वो दिखाई देते हैं सवाई माधोपुर वाले एरिया में। इसके बाद में अगर धौलपुर की मैं बात करूं तो प्रतिशत के हिसाब से या डेंसिटी के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से, क्योंकि धौलपुर जो है वो राजस्थान के सबसे छोटे जिलों में नाम है उसका, तो धौलपुर वाला जो पार्ट है हमारे पास वो जिले के हिसाब से छोटा क्षेत्रफल है उसका, लेकिन उसमें बीहड़ परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मिलती है। तो बीहड़ भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत या सर्वाधिक बीहड़ भूमि का घनत्व हमें दिखाई देता है, वो दिखाई देता है धौलपुर में, और सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, वो हमें दिखाई देता है कहां, सवाई माधोपुर वाले एरिया में। तो ये जो तीनों जिले हैं हमारे, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाले जो जिले हैं, ये एक तरीके से बीहड़ पट्टी के रूप में जाने जाते हैं। रेवाइन बेल्ट बोलते हैं अपने इसको, कंदरा पट्टी बोलते हैं अपने इसको। और अब देखिए आप, अगर कोई गहरे खड्डे हो हमारे पास किसी भूमि के अंदर, अगर अपने को गहरे खड्डे दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इस गहरे खड्डों के ऊपर वाली जो भूमि है वो अपेक्षाकृत हमें थोड़ी ऊंची उठी हुई दिखाई देगी इस प्रकार से, यानी कि खड्डों के जो ढाल है वो नीचे की तरफ है, और उनसे ऊंचाई वाला जो भाग है जो गहरे ऊंचे भागों के रूप में हमें दिखाई देता है। या हो सकता है कि इस बीहड़ भूमि के दूसरी तरफ कुछ पहाड़ियां हो, छोटी पहाड़ियां मिल सकती हैं। तो ऐसी जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है इसको अपने यहाँ की स्थानीय भाषा में डांग बोलते हैं। इसको संज्ञा दी जाती है किसकी, डांग की। तो डांग हमारे पास बीहड़ भूमि के आसपास मिलने वाला वो ऊंचा भाग होता है, या वो ऊंची भूमियां होती हैं जो बीहड़ से हमें ऊंचाई पर दिखाई देती। तो ऐसी भूमियां जो होती है वो भी हमें इसी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाले एरिया में दिखाई देती। तो इस बेल्ट को अपने डांग लैंड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम डांग लैंड या डांग पट्टी के नाम से भी संबोधित करते हैं।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि डांग पट्टी में कौन से जिले शामिल है, तो डांग पट्टी में भी हमारे पास 3 वही जिले शामिल है। कौन से? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के रूप में। बीहड़ क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो वो भी अपने पास इन्हीं तीनों जिलों का समेकित क्षेत्र। तो सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि हमें दिखाई देती है वो इस एरिया में दिखाई देती है। उर्मिल मैदान भी कहते हैं इनको, अपने बैडलैंड भी बोलते हैं इनको, अपने उत्खात भूमि भी बोलते हैं। तो ये एरिया जो है वो एक तरीके से चंबल का अनुपजाऊ मैदानी क्षेत्र है हमारे पास, जबकि एक तरफ जो हाड़ौती वाला अर्धचंद्राकार मैदानी प्रदेश है ये हमें उपजाऊ प्रदेश के रूप में दिखाई देते हैं। अब आप ऐसा भी मत मानिए कि कोटा और बारां वाले क्षेत्र में इन नदियों के द्वारा या चंबल और इसके सहायक नदियों द्वारा अपर्दन उत्पन्न ही नहीं किया जाता। जहां भी पठारी भूमि हमें दिखाई देती है वहां नदियां अक्सर अपर्दन उत्पन्न करती है, क्योंकि वो पठारी भूमि के ऊपर से बहकर अचानक से जब अपना जल नीचे डालती है तो गहरे खड्डों का निर्माण करती है। या फिर नदी क्या करती है, जब बाढ़ के समय में या मानसून के समय में अपने तटबंध तोड़ती है, उसमें पानी की अधिक मात्रा आती है और अपना ओवरफ्लो करती है नदी, तो उसका जहां पानी बिखरेगा, जिस एरिया में वो जाएगा वहां भी गहरी नालियों का निर्माण वो करेगा। तो पठारी भूमि में अक्सर हमें अपर्दन की लंबवत क्रिया दिखाई देती है, अवनाली का अपर्दन दिखाई देता है। तो कोटा और बारां वाला जो क्षेत्र है यहां भी हमें अपर्दन की क्रिया दिखाई देती है, लेकिन यहां वाले जो बीहड़ है वो इतने ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। इनकी गहराई मोस्टली 5 से 6 मीटर के आसपास ज्यादा से ज्यादा मिलती है अपने। तो ये एक तरीके का मैं कहूं तो बीहड़ का बहुत छोटा रूप है ये वाला जो क्षेत्र। इसलिए कोटा और बारां में जो बीहड़ भूमि फैली हुई है, कई बार उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, कुंवारी बीहड़ का क्षेत्र। कुंवारी बीहड़ का क्षेत्र। जब ये बीहड़ बड़े हो जाएंगे तब ये कुंवारे नहीं रहेंगे, तब ये बीहड़ बहुत बड़े हो जाएंगे, 60 मीटर गहराई वाले बन जाएंगे। कहने का मतलब वो बीहड़ अब युवा अवस्था में और वृद्धावस्था में जा चुके हैं, जितनी उनकी गहराई होनी थी हो चुका है। अभी अभी जो नया बीहड़ बनना शुरू हुआ है या जिसमें बीहड़ की गहराई बहुत अधिक नहीं है, 5-6 मीटर की गहराई वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं क्या, कुंवारी बीहड़ का क्षेत्र। तो कोटा और बारां झालावाड़ वाले इलाके के अंदर छोटे बीहड़ युक्त जो भूमियां होती है वो अर्धचंद्राकार मैदानी प्रदेश का ही भाग होती है, लेकिन ये ज्यादा भूमि के उपजाऊपन को प्रभावित नहीं करते। जनरली बनते हैं, छोटे रूप में बनते हैं। सबसे ज्यादा जो उपजाऊपन को प्रभावित करते हैं वो बीहड़ क्षेत्र प्रभावित करता है, उत्खात भूमि प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब हमारे पास चंबल नदी का ये जो प्रदेश है हमारे पास, जो 2 भागों में हमने पढ़ा है, इसका एक भाग हमारे पास उपजाऊपन की दृष्टि से बहुत ठीक है और दूसरा भाग जो है वो एक तरीके से उपजाऊपन की दृष्टि से बिल्कुल क्या है, निचले स्तर का है। कारण उसका है बीहड़ क्षेत्र का मिलना। अब इसी मैदानी प्रदेश को अगर अपने इस साइड से देखेंगे तो इसका एक एरिया हमारे पास भरतपुर तक हमें विस्तृत मिलता है, नया बना हुआ जिला डिग। ठीक है, तो भरतपुर और डिग वाला जो क्षेत्र है यहां भी नदियों ने मैदान बनाए हैं, ये भी चंबल के मैदान के हिस्से हम मानते हैं। लेकिन ये वाला जो भाग है भरतपुर और डिग वाला जो भाग है, विशेष रूप से भरतपुर वाला भाग जो है वो पूरे राजस्थान का, ओवरऑल राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। तो राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो अगर हमें कहीं दिखाई देती है, पूर्वी मैदान के पूर्वी राजस्थान वाले भाग में दिखाई देती है। पूर्वी मैदान तो हमने सारे को ही नाम दिया है, अरावली के जो पूर्व में सारा ही पूर्वी मैदान है, चाहे वो माही का मैदान दक्षिण में बेशक है चाहे, लेकिन उसको भी हमने नाम तो किसका दिया है, पूर्वी मैदान का ही नाम दिया है। वो पूर्वी मैदान का दक्षिणी भाग है, बनास बाणगंगा वाला मैदान जो है वो मध्य भाग है, और सबसे पूर्व वाला जो भाग है या सबसे उत्तर वाला जो भाग है वो हमारे पास किसका है, चंबल का मैदान है। तो ओवरऑल अगर देखें तो भरतपुर वाली जो मृदा है हमारी, आगे हम राजस्थान के मृदा संसाधन पढ़ेंगे, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि भरतपुर वाले एरिया की मृदा राजस्थान की एक ऐसी मृदा है जिसमें तमाम प्रकार की फसलें उत्पादित की जा सकती है। चावल से लेकर, कपास से लेकर, गेहूं से लेकर, बाजरे से लेकर, दालों, चना, किसी भी फसल का उत्पादन आप कर लीजिए, वो सभी फसलों के लिए उपयुक्त मृदा है। इसका मतलब उपजाऊपन की दृष्टि से राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में आता है चंबल का उत्तरी वो क्षेत्र जो भरतपुर और डिग वाले क्षेत्र में विस्तृत है, वहां वाला मैदानी प्रदेश। ठीक, तो ये हमारे पास चंबल का मैदानी प्रदेश हमने पढ़ा है, 2 अलग अलग रूपों में पढ़ा है, कौन से जिलों में विस्तृत है उसकी हमने बात की। तो इसी के साथ ये हमारा मैदानी प्रदेश वाला जो चैप्टर है ये अपना कंप्लीट होता है। एक चीज आपको और थोड़ी सी ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कौन से काल में हुआ है, तो ये टाइम पीरियड हमारे पास है प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड के रूप में। प्लिस्टोसीन काल जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो हमारा क्या है, पूर्वी मैदानों का निर्माण काल है। ठीक है, और नदियों द्वारा बनाए गए जमाव के आधार पर हमने इसके कितने भाग पढ़े हैं, 3 भाग, माही के मैदान के रूप में, बनास बाणगंगा के मैदान के रूप में, और थर्ड हमने इसमें डिस्कस किया है
चंबल के मैदान के रूप में। अब हमारे पास साथ के साथ हम चौथा भौतिक प्रदेश और पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने नाम देंगे हम हाड़ौती के पठारी प्रदेश के रूप में। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। हाड़ौती का पठारी प्रदेश ये राजस्थान में कहां और किस रूप में फैला है उसकी हम बात कर लेते हैं। हाड़ौती का पठारी प्रदेश, इसको हम वास्तव में दिशा के हिसाब से बात देंगे, मैं नाम देंगे, तो इसको हम नाम देंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। देखिए आप सबसे पहले अपने इसकी लोकेशन को मार्क करते हैं कि कहां हाड़ौती के पठार की लोकेशन हमें दिखाई देती है। देखिए आप हाड़ौती का पठारी प्रदेश हमें, या इसका सही नाम अगर मैं लूंगा तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ही नाम दूंगा मैं इसको पहले, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो इस पठारी प्रदेश की अगर अपने को स्टडी करनी है तो पहले तो हम इसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कौन से काल में और किससे हुई। तो शुरू में मैंने आपको जब राजस्थान की उत्पत्ति बताई थी तब हम बात कर रहे थे कि हमारे जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसी पठार का सबसे उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है वो राजस्थान में मौजूद है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम का लास्ट जो सीमा है वो राजस्थान के अंदर बनती है। और उसमें हमने एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी अरावली के रूप में, तो अरावली भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग था। और इसी अरावली के नीचे राजस्थान में जो पठारी प्रदेश फैला हुआ है उसको हम नाम दे रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। तो कहने का मतलब यही है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो भी प्रायद्वीपीय पठार से हुई है। इसका मतलब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण भी लावा से हुआ है, लावा के जमाव से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया से प्रायद्वीपीय पठार बना है हमारा, और प्रायद्वीपीय पठार से ही हमने क्या बनाया है, दक्षिण पूर्वी पठार बनाया है। उसी का एक भाग हमारे यहां मौजूद है। तो लावा से उत्पन्न हुआ है। लावा से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं उनको हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। तो दक्षिण पूर्वी वाला जो पठार है इसको सामान्य रूप से हम बेसाल्ट पठार की संज्ञा भी दे देते हैं। और जिस समय में ये प्रायद्वीपीय पठार बना है वो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो क्रिस्टेशियस काल था ये हमारा, क्रिस्टेशियस काल। जैसे हमने मैदानों का काल प्लास्टोसीन काल पढ़ा है, वैसे ही हमने पठारी प्रदेश की उत्पत्ति का जो टाइम पीरियड अगर देखें तो वो कौन सा है, क्रिस्टेशियस काल। क्रिस्टेशियस काल के अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट होने से प्रायद्वीपीय पठार बना, और उसी पठार के लावे से हमारे पास जो पठार बना है वो दक्षिण पूर्वी पठार बना। अब वास्तव में अगर देखें तो ये दक्षिण पूर्वी पठार का जो भाग राजस्थान में फैला है, ये राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश वाले इलाके में भी विस्तृत है। मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है, और मध्य प्रदेश में इस पठार को हम बोलते हैं मालवा का पठार। इस पठार को नाम दिया जाता है मालवा का पठार। इसी पठार को अपने दक्कन का पठार बोल देते हैं। वास्तव में तो इसका नाम मालवा ही है, लेकिन एक ट्रेंड चल पड़ा दक्कन के पठार लिखने का। दक्कन तो वास्तव में महाराष्ट्र वाला एरिया है जहां पठारी भूमि फैली हुई है, लेकिन उसी पठार को प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है दक्कन का पठार, इसलिए हम इस प्रायद्वीपीय पठार को ही मोस्टली लिख देते हैं दक्कन का पठार। तो इसी दक्कन के पठार का एक स्वरूप मध्य प्रदेश में हमें मिलता है मालवा के पठार के रूप में, और इसी मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान तक जिस पठार के रूप में है उसी को हम नाम दे रहे हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो एक तरीके से हाड़ौती का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ही विस्तार राजस्थान में दिखाई देता है। और मालवा का पठार अगर देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण अगर अपने देखें तो लावा ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। किस टाइम पीरियड में हुआ है, तो क्रिस्टेशियस टाइम में हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर अपने देखेंगे तो एक तरफ हमारे पास अरावली की श्रृंखला है, अरावली की श्रृंखला, और एक तरफ यहां हमारे पास मध्य प्रदेश वाले भाग में विंध्याचल की श्रृंखला है, विंध्याचल की। तो ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक पठारी प्रदेश के रूप में हमें दिखाई देता है, पठारी प्रदेश के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये वाला जो पठार है इसके जो चट्टानें हमें दिखाई देती है वो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें हैं, और लावा चूंकि कलर में हमें काले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इस वाले क्षेत्र में मिलने वाली जो मिट्टी है वो हमारी कैसी है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, ब्लैक सॉइल वाला एरिया है हमारे पास। और इस भाग की इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए है क्योंकि राजस्थान की सबसे ज्यादा नदियां, सबसे ज्यादा सतही जल अगर हम देखें तो वो इसी पठारी प्रदेश में दिखाई देता है। तो ये सर्वाधिक जल संसाधन वाला एरिया है हमारे पास। सबसे ज्यादा जल जो है सतह पर जहां मिलता है वो एरिया हमारे पास कौन सा, हाड़ौती का पठारी प्रदेश हमारे पास। ठीक, तो ये हाड़ौती के पठारी प्रदेश का हमने इंट्रोडक्शन देखा है
कि इस पठारी प्रदेश का निर्माण कब, कैसे और ये पठारी प्रदेश राजस्थान में किस रूप में विस्तृत है। अब राजस्थान में इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये दक्षिण पूर्वी पठार जो है ये राजस्थान के 7 जिलों में फैला हुआ है। 7 जिलों में इसका विस्तार मिलता है। इन 7 जिलों में 4 जिले तो हमारे ऐसे हैं जिनको हम हाड़ौती वाले जिले बोलते हैं, हाड़ौती डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उनको। तो वो 4 हाड़ौती डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं तो वो अपने सारे जानते हैं, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। ये चारों डिस्ट्रिक्ट हाड़ा राजपूतों के शासन में रहे हैं, इसलिए ये एरिया हाड़ौती भाषा और हाड़ा शासकों के कारण हाड़ौती कहलाता है। इसके अलावा यहां देखिए आप, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ का विखंडित भाग हमें यहां दिखाई देता है। ये चित्तौड़गढ़ है, देखिए आप, यहां चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग है जहां से चंबल नदी एंट्री करती है। अभी मैं बता रहा था मुख्य चित्तौड़गढ़ तो इस साइड में, और ये चित्तौड़गढ़ का छोटा भाग मध्य प्रदेश को क्रॉस करके अपने यहाँ विखंडित भाग के रूप में। चित्तौड़गढ़ को जो 2 भागों में विभाजित करने वाला जो जिला है वो हमारा भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में भी इसका विस्तार मिलता है। ये चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग है ही हमारा, और चित्तौड़गढ़ के ठीक नीचे इसी से अलग होकर एक और जिला हमारा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ वाले भाग में, चित्तौड़गढ़ वाले भाग में, भीलवाड़ा वाले भाग में भी इसी पठारी प्रदेश का विस्तार हमें दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 4+3 7 जिलों में हमें दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दिखाई देता है, जिसका कॉमन नाम हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार। वास्तव में तो अगर देखेंगे तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसको नाम देंगे। जबकि विस्तार की दृष्टि से बात करेंगे तो ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, 7 जिलों में फैला हुआ। अब आप देखिए इस पठार को हम नाम दे रहे हैं मालवा का। ये पठार नाम दे रहे हैं हम किसका, मालवा का। इसी मालवा के ऊपर स्थित है हमारे पास ये वाला पठार, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो पठार है। इसलिए इन तीनों जिलों में जो पठार फैला है हमारा, उसको हम मालवा का ऊपर वाला भाग बोलते हैं, इसलिए इसको नाम दे देते हैं ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, इन तीनों जिलों के बीच में जो पठारी प्रदेश है उसको हम अलग नाम दे रहे हैं मालवा के पठार का ही भाग ऊपर माल का पठार, और हाड़ौती वाला जो प्रदेश है इसको हम नाम दे रहे हैं किसका, मालवा का। तो कहने का मतलब जो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसके हम 2 भाग करके पढ़ सकते हैं। पठार की दृष्टि से बता रहा हूं, एक हमारे पास ऊपरमाल के पठार के रूप में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, हाड़ौती के पठार के रूप में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब अगर अपने बात करें, हमने बहुत सारे पठार अरावली में पढ़े थे, बहुत सारे पठारों के नाम हमने अरावली में पढ़े थे। अब आपको बच्चों यहां अंतर ही ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी पठार में कौन से पठार शामिल हैं और अरावली के पठार कौन से हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक पठार अरावली में स्थित नहीं है, और उसमें मोस्टली जो नाम आते हैं वो ये ऊपरमाल के पठार वाले आते हैं। और हमें लगता है कि ऊपरमाल वाला जो पठार है, जैसे चित्तौड़गढ़ का पठार पूछ ले, भीलवाड़ा का पठार पूछ ले। क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि हमने अरावली में भी ऐसा पठार पढ़ा है जो चित्तौड़गढ़ में था, जैसे मैसा का पठार। ये मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन उसी मैसा के पठार के पास ऊपरमाल के पठार का भी हमें भाग दिखाई दे जाएगा। तो ऊपरमाल का जो पठार है इसका अगर पहले मैं विस्तार आपको बताऊं तो चित्तौड़गढ़ की लोकेशन ले लेते हैं अपने भैंसरोडगढ़, यहां से लेकर भीलवाड़ा की लोकेशन ले लेते हैं अपने बिजोलिया, जो अब वर्तमान में शाहपुरा वाले क्षेत्र में आने लग गया है। भीलवाड़ा से अलग बना हुआ डिस्ट्रिक्ट शाहपुरा, तो शाहपुरा बोल दें या भीलवाड़ा बोल दें, लोकेशन इसकी बिजोलिया, वही बिजोलिया जो किसान आंदोलन के लिए फेमस रहा है। तो भैंसरोडगढ़ से शुरू होकर बिजोलिया के बीच में जो पठारी प्रदेश फैला है, इसी पठारी प्रदेश को हम नाम देते हैं ऊपरमाल का पठार। कौन सा, ऊपरमाल का पठार। और इसी ऊपरमाल के पठार का विस्तार अभी मैं आपको बता ही रहा था। ये देखिए आप, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का भाग, ये भीलवाड़ा, तो यहां जो पठार है उसको हम ऊपरमाल का पठार बोल रहे हैं। ये चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के बीच में जो पठार है इसको हम ऊपरमाल का पठार बोल रहे हैं। तो इसी ऊपरमाल के पठार के रूप में अगर हम बात करें तो यहां हमें कुछ पठारी भूमि दिखाई देती है चित्तौड़गढ़ की, जिसको हम 2 नाम हम दे देते हैं इसके। एक का नाम है धीरजी का पठार, धीरजी का पठार। एक को नाम देते हैं मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार। तो ये जो पठार फैले हमारे चित्तौड़गढ़ के, ये दक्षिण पूर्वी पठार के
ऊपर माल वाले इलाके के भाग हैं हमारे पास। तो एक तरीके से पहले जो हमने स्टडी की है वो ऊपर माल की है। इसके बाद अब मेन स्टडी जो आगे हम करेंगे वो मालवा के पठार के बारे में करेंगे। तो मालवा के पठार को अपने या हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है हमारा, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज का तो हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं तक रहेगा, जिसमें हमने चंबल का मैदानी प्रदेश स्टडी किया है और साथ ही हमने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। अभी अपना जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम हाड़ौती के पठारी प्रदेश की कंप्लीट जो स्टडी है रिविजन करते हुए उसको करेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, ये जितने भी भौतिक प्रदेश के वीडियो हमारे बन चुके हैं, लगभग 10 के आसपास वीडियो, इनकी एक एमसीक्यू की जो टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो इसी वीक में हम एक दिन रखने वाले हैं लाइव क्लास में। उस लाइव क्लास में टेस्ट हम करेंगे, बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे कि कैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके ऊपर अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लगे रहिए अपनी तैयारी में। गार्गी क्लासेस आपका संघर्ष में, आपकी सफलता तक के रास्ते में कदम कदम पर आपके साथ है। आप अपने हौसले को, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। जल्द ईश्वर आप सबके जीवन में एक सफलता का उजियारा लेकर आएगा, ऐसी मैं उम्मीद और आशा करता हूं। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।